आज जो हम शुरू करने वाले हैं पढ़ाई वो है टेंस के लिए, वो है आपका टेंस। तो टेंस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? टेंस जो है एक्चुअली क्या है? टेंस एक टाइम है। मैं नॉर्मली अभी बता देता हूँ आपको। टेंस एक टाइम है और इस टाइम को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है बात वो है आपको वर्ब का सीखना ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब आपको क्रिया का जानकारी होना चाहिए। यदि आपके पास क्रिया का जानकारी है तो ये टाइम को आप आराम से कर सकते हैं। आप हिंदी में सुने होंगे टेंस को काल कहा जाता है, और काल यानी टाइम होता है, टाइम होता है। और टाइम यानी टाइम को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि टाइम को पढ़ने के लिए यानी टेंस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है आपका वर्ब का सीखना जरूरी है। वर्ब का होना जरूरी है क्योंकि वर्ब होगा तभी आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। टेंस का एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं वर्ब को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी वर्ब है जो समय के साथ साथ बदलेगा। इससे ये होता है कि भाई आप पास्ट में हो या आपने उस काम को कर चुके या फ्यूचर में हो, तो वर्ब समय के अनुसार क्रिया भी जो आपका जो क्रिया है ना, क्रिया आपका क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी क्रिया बदल जाता है। जैसा मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल में अनिल भाई मुझे बुलाता है तो अनिल कॉल होगा। अब यहाँ पर यह अनिल भाई मुझे बुलाता है तो अनिल कॉल्स होगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, इसी का ही रूप है। लेकिन यह थर्ड पर्सन होने के कारण एस का प्रयोग होता है, इसमें आया। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा ये कैसे हुआ। और उसके बाद बुलाया माने बुलाया था तो कॉल्ड हो जाएगा, बुला चुका है कॉल्ड हो जाएगा, बुला रहा है कॉलिंग होगा। इसके मतलब हमारे बर्ताव के अनुसार हमारे क्रियाएं भी बदलते जाता है। यानी हम जब टेंस में यानी जब हम टेंस में पढ़ाई करेंगे तो इसके मतलब ये होता है कि आपका क्रिया जो है इसमें भी बदलाव होगा, तो क्रियाओं में बदलाव हो जाएगा। तो भाई ये जब क्रिया में बदलाव होगा तो हमें कैसे और कब ये समझ में आएगा कि भाई हमें ये एस कब लगाना है। मेरे कहने का मतलब है ना कि भाई अचानक ऐसे लोगों का कि भैया ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये सामने वाला लगेगा, तो इसे भी हमें जानकारी होना चाहिए। ओके, सो इसे जानकारी के लिए हम इस जो आपके सामने मैंने चार्ट को रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बाज़ार में इस प्रकार के चार्ट बना हुआ नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनरेगुलर वर्ब जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, आपको दो प्रकार का वर्ब होता है। एक वर्ब होता है जो जनरल आपका वीक वर्ब बोलते हैं, और ये इनरेगुलर वर्ब है। इनरेगुलर वर्ब माने एक दूसरे वर्ड के साथ समानताएं नहीं है, लेकिन इसे अलग अलग अंदर बाहर और माने अल्फ़ाबेटिकल रूप से जमा हुआ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे एक अलग रूप से बना दिया है ठीक है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसे बताने से पहले मेरे को टेंस का प्रेजेंट सिंपल भी बताना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये दोनों ठीक पाएगा। लेकिन आपको बता दूं, देखिए लगभग जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह में इसी क्रिया का पहली फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है, और ये जो है आपका फोर्थ फॉर्म है, और ये का क्या हो गया, ये आपका फिफ्थ फॉर्म है, ये आप फिफ्थ फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये आपका थर्ड फॉर्म है, और ये जो है आपको आईएनजी वाला जो है ये फोर्थ फॉर्म है। इसका हमको प्रयोग सीखना पड़ेगा। एक दिन मैं इसे बैठ के आप लोग को क्लियर करूँगा, ठीक है। सो इसके मतलब हम जब टेंस पढ़ेंगे सो हमें इन क्रियाओं का प्रयोग करना होगा, दिमाग में रख लीजिएगा। और ये ना केवल टेंस के लिए लेकिन हर एक सेंटेंस आप बनाएंगे उसके लिए। सो इसका भी मैं जानकारी दूंगा, एक एक को बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि भाई इसको कौन सी आप सेंटेंस में लगा सकते, क्या ये सारे मॉडल में लग सकता है, इन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम टेंस को शुरू करते हैं। काल को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, टाइम होगा। और टाइम को यदि हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या हो रहा है, समय हो रहा है। तो भाई ये समय के साथ मिलना चाहिए, चाहे किसी भी रीति से हो, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं उसका मैच होना चाहिए, तभी तो टेंस बनेगा ना। तो इस कारण हमें इसको समझना है। अब हमको, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम हो बहु वही है, लेकिन टेंस में कैसे टाइम काम करता है उसको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये एक चेंज करता हूँ और आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, विशेष जो मुख्य समय होता है ना, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। तो 3 आपके घड़ी में 3 विशेष समय है, ठीक है। कि क्या सॉरी, आपके घड़ी में 4 विशेष समय है, 12, 3, 6, 9, ठीक है। या ऐसे भी बोलते लोग 12, 6, 3, 9, या 12, 6, 9, 3। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास 4 टाइम आ गया, 4 आपके पास 4 टाइप आ गया, जो इम्पोर्टेंट टाइम है 4 टाइप को आपने निकाल लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ समय के लिए मान लेते हैं, जो 4 में से एक है आपका टेंस के सिंपल, एक है आपका सिंपल के बाद आपका आ जाता है कंटिन्यूअस, और एक है आपका परफेक्ट, कंटिन्यूअस, और दूसरा है आपका परफेक्ट। आप बोलोगे अरे यार आप ये क्यों, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमेशा सेंटेंस के अंतिम में होता है भाई साहब, आप इसे बीच में क्यों लगा दिए दोनों को। यही तो चीज़ है, क्योंकि हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है। अब यहाँ पर कैसे हम पता करें, मान लेते ये प्रेजेंट सिंपल है, मान लेते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि यही है, लेकिन एक समय के साथ उसका मैच होना जरूरी है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें, तो हम इसको मान लेते हैं ये आपका पास्ट है, और ये जो एक है आपका, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आपका आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, प्रेजेंट पास्ट। तो हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आपका लिख देता हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ओके। इसके लिए अब यहाँ पर ये तो हो गया तीनों। अब यहाँ पर भी ले लेते हैं, पीटी माने पी प्रेजेंट, और एफ माने फ्यूचर। तो इसके लिए भी ले लेते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपका पीटी पास्ट, ये आपका फ्यूचर, ये आपका प्रेजेंट, और ये आपका, फिर इसके लिए भी ले लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इसके लिए भी वही कर देते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया, तो इसको हम ले लेते पास्ट, और इसको ले लेते प्रेजेंट, और इसको ले लेते फ्यूचर। फिर इसमें भी आ जाएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यदि आप इसे पूरे को गिने एक एक करके, कितना टाइम निकलेगा आपका, टोटल 12 आवर्स निकलेगा।
12 आवर्स निकलेगा। इसके मतलब हम यदि इनके चार, इनके चार, इनके चार, सिंपल के चार, कंटिन्यूअस के चार, परफेक्ट के चार, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के चार और परफेक्ट के चार, यदि इन सारे को हम चार चार गिनते, चार टाइम, माने हर एक के अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, हर एक के अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, तो गिनिए ना। इसका थोड़े समय के लिए नीचे क्योंकि जगह नहीं है तो इसमें लिखता हूँ, सिंपल के लिए चार, कंटिन्यूअस ये चार, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए चार, परफेक्ट के लिए चार, टोटल कितना हुआ? टोटल 12 हुआ। ये 8, ये 8, 16 हो गए क्या? अरे सॉरी, चार चार गिन रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। सिंपल में 3 है, सिंपल में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सिंपल में 3 टाइम है, कंटिन्यूअस में 3 टाइम है, कंटिन्यूअस में 3 टाइम है, और परफेक्ट में 3 टाइम। तो कितना हो गया? 3 3 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। इसके मतलब हम जो घड़ी में 12 घंटे टेंस में भी है, टेंस में जो मैंने 12 घंटा दिखाया, इसके मतलब टेंस का ये टाइम का जो 12 घंटा है ये इसमें है। सो कहीं ना कहीं हमारे जो टेंस है वो टाइम के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये हूबहू मैच कर रहा है। अब बोलोगे भैया हमको टाइम क्यों बता रहे हो, सीधा टेंस बताओ ना। यही तो बात है। यदि हमारे नेओ, यदि रेती में कोई घर बनाएगा वो घर जरूर टूटेगा, लेकिन कोई चट्टान पे घर खड़ा करेगा ना तो वो जल्दी खड़ा होगा। इंसान कभी बीज चट्टान में बोते नहीं हैं, जमीन पे बोते हैं ताकि वो पेड़ वो उग सके। तो इस कारण हमें हर सिचुएशन को समझना चाहिए। जमीन में बीज बोना है या चट्टान में बीज बोना है, रेती में घर बनाना है या चट्टान में घर बनाना है, तो हमें अपने पास समझ होना चाहिए। तो जब हमारे फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है किसी व्यक्ति का ना, वो स्ट्रांग बन जाता है, उसके अंदर कंफ्यूजन नाम का चीज नहीं रह पाता है। जब आपके पास पॉजिटिव चीज इंटर करेगा ना तो नेगेटिव चीज ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव इज ए बिग इरेजर फॉर नेगेटिव थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक फ्रेश जगह पे लेके आया हूँ मैं आप लोग को, और इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यस, हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं है, हम आगे पीछे को भी पढ़ लेंगे क्योंकि PDF में बना हुआ है। ओके, देखिए वही चीज़ मैं एक बार दोबारा फ्रेश क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। सिंपल के अंदर हम 3 समय को देखते हैं। एक है आपका प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट, और तीसरा है आपका फ्यूचर। उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस में जब आप जाएंगे, उसी प्रकार जब आप कॉन्टिन्यूअस के साथ करेंगे तो आपको पाएंगे कि इसमें एक प्रेजेंट और इसमें एक पास्ट और इसमें एक फ्यूचर है। उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जाएंगे तो इसमें एक प्रेजेंट है समय, और एक पास्ट समय है, और एक फ्यूचर है। और फिर परफेक्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा फिर एक प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट के बाद पास्ट, और पास्ट के बाद फ्यूचर। अब इसे हम गिनेंगे, कितना हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट हुआ कितना प्रेजेंट है इसमें आपका 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर। तो कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इधर से हम गिनेंगे। यदि मान लेते हैं थोड़े समय के लिए ये 3, ये 3, ये 3, ये 3,
इसमें तीन 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 करके गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, मेरा गणित तो ठीक है लगता है। और इधर यदि आप गिनेंगे 4 4 4 4 करके भी 12 हो रहा है। सो ये हमारे 12 घंटे का जो है समय है, वही है आपका टेंस। यहाँ पर बात आता है कि भाई आपने हमें ये बताया, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि कंटिन्यूअस को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपने एक साथ क्यों रखे। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसमें बताता हूँ, इसलिए रखा हूँ मैं यहाँ पर ये जो आपका ये है दो को रखा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस दोनों के लिए हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? जी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उसके क्रिया में। लेकिन बात ये आता है, इन दोनों जो है एक दूसरे के समानता में काम करता है। इनका हर एक सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, जब सेंटेंस बनाएंगे वो हर एक सेंटेंस एक ही समान उसका माने उच्चारण होता है। अंग्रेजी में अलग अलग सेंटेंस दिखाई देता है, लेकिन आपको यदि सेंटेंस को बिना दिखा के मैं बात करूं हिंदी में, तो वो दोनों एक ही होता है। जैसा मैं काम कर रहा हूं, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, माने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, मैं काम कर रहा हूं, और इसमें भी काम कर रहा हूं हो सकता है। इंग्लिश में दोनों को पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि अंग्रेजी में इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जैसा इसमें मैं बता दूं, हैज़ और हैव बीन का प्रयोग होता है। तो और इसमें क्या प्रयोग होता है? इज़ारेम का प्रयोग होता है। तो इज़ारेम का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में पकड़ना आसान है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों बताना पड़ा? क्योंकि हम जो है अंग्रेजी सीखने वाले, हम अंग्रेजी में ही एक्सपर्ट नहीं हैं, जिसके कारण इन दोनों को एक साथ रखना पड़ता है, ताकि आपको कैसे मैं समझाऊं कि कोई हिंदी में भी सेंटेंस बोले तो आप उसे पकड़ पाए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाना है या हमें कंटिन्यूअस में। इस कारण दोनों को एक साथ रखना जरूरी है। तो इसको हमें कहाँ समझने को मिलेगा? इसको हम आगे समझेंगे, आगे हम देख पाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण हम दोनों को एक साथ रखें। इसको रखने से मैं जल्दी आप लोग को समझा पाऊंगा। फिर ये सिंपल अलग रखा हूं और परफेक्ट। अब बात आता है परफेक्ट को क्यों अंतिम में रखे हो? अरे भैया, जब हम किसी चीज़ को ऐसा बोलते हैं ना, काम खत्म हो चुका है, तो क्या होता है? मूवी खत्म होने के बाद तो आप लोग निकाल के आते हैं ना टॉकीज से, या वही बैठे रहते। तो परफेक्ट जो है वो बात को प्रकट करता है, जो चीज़ खत्म हो चुका है और बचा नहीं है। तो मुझे लगता है मूवी का अंतिम एंड में ही होना चाहिए, तो हम भी यहाँ पर परफेक्ट एंड में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक आपके माइंड में याद रखने के लिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे की ओर और उसे समझते हैं। देखिए, हमें एक टारगेट लेके चलना है कि टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 दिन ये करें। यदि आप लोग नहीं समझ पाएंगे तभी टाइम लगेगा, नहीं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे। इस चीज़ को मैंने बताया, यदि कोई भी दिक्कत होगा तो हम कल के क्लास में दोबारा क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आ गया है, थोड़ा पेज में हो गया है, बात नहीं। और यहाँ पर मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। देखिए, व्यक्ति को जो प्रेजेंट सिंपल पढ़ने के लिए हमें जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं तब हमें व्यक्ति को पहचानना जरूरी है। व्यक्ति कौन है? आप हैं, मैं हूँ, उन्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो 2 प्रकार के हम व्यक्तियों को देखते हैं, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। ठीक है, इसको नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इस नंबर, और इसको प्लूरल नाम जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। इसको एक वचन, और ये क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन क्यों हमें समझना है? भाई, ये व्यक्ति को तो समझो, कौन है बहुवचन में और कौन है अकेला।
ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे। अब बात आता है इसमें कि फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर नंबर है वो है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? आई है। उसके प्लूरल क्या होगा? प्लूरल क्या होगा? वी हो, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? यू है। इसका प्लूरल कौन सा होगा? वो भी यू होगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ये दाओ दी दे दाइन ये सब बंद कर दिया। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही है, सी है और ईट है। और इसके बहुवचन क्या है? इसके बहुवचन आप सामने देख सकते हो, वो दे, ठीक है। इसका बहुवचन दे। अब इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं तब हम आपको पूछेंगे कि भैया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सी है बताओ, इनके साथ एस फॉर्म लगाओ, तो आपको इसको लेना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यदि मैं बोलूँगा थर्ड पर्सन प्लूरल को लगाओ तो आपको ये लगा पाएगा बहुवचन को, ठीक है। यदि मैं बोलूँगा रणबीर तुम्हें सेकेंड पर्सन प्लूरल कौन सा है, तो आप बोलोगे यू है। सर इसका सिंगुलर नंबर भी यू है। यदि मैं दीक्षा को पूछूं, दीक्षा आप बताइए प्लूरल कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा है, तो आप कह सके वी है। इसका सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई है। आप बता सके। जब हमारे माइंड में बैठ जाएगा तब हम प्रेजेंट सिंपल को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। और सुनिए, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये भी आता है, जैसे आपके नाम माई फादर योर सिस्टर बोलते हैं ना, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। इनके साथ ही है, पेज थोड़ा अलग अलग हो गया है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यदि इनका भी हम ये कर ले तो यही होगा उसका प्लूरल, दे ही होगा प्लूरल। ओके, अभी आपको आपके दिमाग में रखना है कि भैया ये जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, उसका प्लूरल वी है, माने बहुवचन, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू है, उसका बहुवचन यू है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट नहीं, माने आपके नाम माई फादर योर सिस्टर। अब माई फादर बोलो तो माई फादर में ही चिपके मत रह जाइएगा, इसमें माई ब्रदर बोल दीजिए, माई डार्लिंग बोल दीजिए, माई वाइफ बोल दीजिए, जो भी है। अब डार्लिंग बोल दिए तो ऐसा नहीं, डार्लिंग जो शब्द है ना वो जो बहुत ही प्यारे होते, जो सबसे करीब होते उनको बोला जाता है, ठीक है। तो गलत मत लीजिए। योर सिस्टर माने तुम्हारे बहन, तो आप योर सिस्टर ही लगाएंगे, ऐसा नहीं। योर ब्रदर लगाइए, योर अंकल लगाइए ना, आप लगा सकते हैं। बस ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बना के रखा है। तो ये हो गया, हम अपने व्यक्ति को पहचान लें। अब यहाँ पर कुछ कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ कुछ हुआ है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा आते हैं, यहीं पर हम समझते हैं। पहले हम क्या पढ़े? हम एस को समझेंगे, फिर एस को, फिर आई एस को पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन से पढ़ेंगे सर, है ठीक है, ठीक है दीक्षा मैडम, लाइन से पढ़ेंगे, गुस्सा नहीं होने का, एकदम आप लोग को सिखा के रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, हमको ईएस को पहले पता करना है। ईएस, यदि मेरा हिंदी कोई गड़बड़ हो तो माफ़ करिएगा। ईएस का प्रयोग कब होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें ही, सी, इट, ने, उसके बाद माई और योर, ये था आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इन्हीं के साथ होगा, तीसरे व्यक्ति के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं होगा। इनके साथ नहीं होगा, याद रखिए, केवल इन भाई साहब के साथ होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब आगे बढ़ते, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के अंतिम अक्षर यदि क्या हो? हलपटे नहीं, AOSSXZCHSH हो। इसके मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब
के अंतिम अक्षर, जब हम कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा दीक्षा, लिखा, तो दीक्षा क्या है, एक तीसरे व्यक्ति, हम आपको बता रहे हैं कि दीक्षा एक अच्छी लड़की है, तो दीक्षा एक तीसरा व्यक्ति हो गया। तो दीक्षा कॉलेज जाती है, तो दीक्षा क्या हो जाएगा, गो। तो गो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दीक्षा है, या हम ही लगा सकते थे, सी लगा सकते थे, इसमें इट लगा सकते, नेम लगा सकते थे, माय फादर, लेकिन मैंने जो नाम है उसको लिया। अब दीक्षा क्या, गो हो गया। अब गो जैसे ही आए तो गो नहीं रहेगा, ये गोस हो जाएगा। तो उसमें क्या बोल रहा है, यदि ओ एस एस एक्स जेड सी एच एस हो तो वर्ग के अंतिम अक्षर में माने क्या लगेगा, अंतिम अक्षर के बाद में ईएस का प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग करें, इसके मतलब ईएस। यदि दीक्षा पास लिखता तो क्या हो जाता, यहाँ पर डबल एस आ गया, देखिए अंतिम में डबल एस है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा छोड़ा, हम क्या है ना बोर्ड में लिखने वाले टीचर है, बड़े बड़े बोर्ड में ये बड़े पेन लेके एकदम दबा के लिखने वाले, लेकिन अब आ गया मॉडर्न युग के कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत। तो मान लीजिए पास, तो पास के अंतिम अक्षर, भाई साहब तो क्यों, तो यहाँ पर पास आ गया, तो पास के अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पर एस दिखा रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, दीक्षा पासेस, दीक्षा पास करती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मतलब इन तीसरा व्यक्ति के साथ कोई सेंटेंस, मैं किसके बात कर रहा हूँ ये मत भूलिएगा, मैं अभी प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल में ही होगा, सब में मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस का प्रयोग होना है। अब इतना समझ गए कि भैया यहाँ पर गो आया तो इसमें ईएस को ऐड कर दिया गया, इसमें पास आया तो पास के अंतिम अक्षर डबल एस है, तो ईएस का, पास माने परीक्षा पास होता है वो वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके मतलब यदि हम यहाँ पर ईएस ना लगाए, यहाँ पर ईएस का प्रयोग ना करें तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया ये हो गया ईएस का, ईएस का प्रयोग तब होगा किसी भी इन नामों के साथ, इन तीसरा व्यक्तियों के साथ, जब कोई भी वर्ड्स का प्रयोग होगा, अक्षर वर्ड माने वर्ब का प्रयोग होगा, और उस वर्ब की क्रिया के अक्षर जो अक्षर है, ये जो है ये, यदि भैया पकड़ो ना, हाँ, तो यहाँ पर ये सारे अक्षर यदि आ रहा है, जैसा गो लिख दिया आपने, क्रिया को लिख दीजिए, उसके बाद उसके अंतिम अक्षर को देखिए, यदि ये सारे चीज है, ओ है, एस एस है, एक्स है, जेड है, सी एच है, ई एस सी एच एस एच है, तो आपको सीधा उठा के एस को लगा देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भैया एस का प्रयोग बता दो, बहुत हो गया, चलिए आगे बताते हैं। एस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की क्रिया यानी वर्ग के अंतिम अक्षर यदि वाई हो, और अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पूर्व अक्षर में वावेल हो, वावेल जानते हैं ना, वावेल ए ई आई ओ यू, जिसे हिंदी में स्वर कहा जाता है, स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वावेल हो तो आपको क्या लगाना है, एस। अब अनिल भाई बोल रहा है ये थोड़ा समझ में नहीं आया ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, एक मिनट समझ दीजिए, पेज को ऊपर उठाने दीजिए, चलो पेज भाई साहब फुट जाओ, हाँ अब यहाँ तक काफ़ी है, गुड। अब देखिए यहाँ पर हमको एस का प्रयोग करना है यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर समझ गए, ही सी इट नेम हो गया, माई फादर योर सिस्टर, वो सारे। अब इनको क्या बोल रहे हैं, अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए, और वाई से पहले क्या होना चाहिए, वावेल होना चाहिए। अब इसे ऐसा समझते, कोई भी हमने सेंटेंस को लिखा, उसका अंतिम अक्षर क्या हो गया, वाई, और उससे पहले ए
आई ओ और यू होना चाहिए, तो क्या होगा, एस का प्रयोग होगा। हो सकता है एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है, थोड़ा रुक जाइए, मैं क्लियर करूँगा। अभी इसको मानिए तो सही, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो हमें अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए, और उससे पहले ये स्वर होना चाहिए ए ई आई ओ यू, तो हम टेस्ट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है, माने आप बोलेंगे कुछ दिखा दो, देखो यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ, गुस्सा नहीं होने का रणबीर। यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत छोटा हो गया, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, प्ले, PL A और Y। अब हुआ ना, अंतिम अक्षर क्या है, Y, ये अंतिम अक्षर Y हो गया, उससे पहले कोई भी स्वर चाहिए ये यहाँ पर, तो क्या लगेगा, इसमें एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसा लाइन खींचा तो आप भी मत खींच देना, इसको समझाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जब हम उसी प्रकार बस प्रेजेंट सिंपल में ही दिक्कत होता है। आईएस का प्रयोग कब होगा, आईएस का प्रयोग कब होगा, जब, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब अंतिम अक्षर इसका भी वाई हो और उससे पहले, देखिए इसमें लिखा हुआ है, उससे पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, NANT, कॉन्सोनेंट, जिसको क्या बोलते, व्यंजन, क्या बोलते, व्यंजन। अब कॉन्सोनेंट कितना है, देखो वो भी मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, मैं इसमें लिख के रखा हूँ, कॉन्सोनेंट है। अब हो सकता है रणबीर को सवाल आ सकता है कि भैया कॉन्सोनेंट कैसे आपको पता लग गया कि यही है। देखिए इंग्लिश में 26 लेटर है, 26 लेटर है ना, ये 26 लेटर से 5 लेटर को माइनस कर दो, माइनस माने A E I O और U को माइनस कर दो, थोड़ा गणित भी हम सिखा रहे। 21 हो गया, अब बचा कितना हो गया, 21 अक्षर, इसको निकाल के बाद, तो इसी 21 अक्षर को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और ये जो 5 है इसको क्या बोलते हैं, एल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब बात आता है, लास्ट में पढ़ाता हूँ, फिर कल मैं पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ पर आते, देखिए क्राई, तो मैंने वाई के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाई होना चाहिए, अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए, ठीक है, अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए, और उससे पहले कॉन्सोनेंट, माने सॉरी अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए, और उससे पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अरे भैया पेन जैसा क्यों इस्तेमाल करो, कॉन्सोनेंट होगा, तब आईएस देगा। लेकिन आईएस लगने के पीछे शर्त भी है। देखिए मान लीजिए CRY आया, क्राई हुआ, अंतिम अक्षर, तो आप सीधा उठा के ऐसा मत लिख दीजिएगा CRY, ये नहीं। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Y को हटाकर, देखिए मैंने लिख के रखा है, Y को हटाकर, तो आपको Y को काटना पड़ेगा। जब भी ऐसा कभी आता है, Y को हटाकर आपको क्या लिखना पड़ेगा, CRIS, क्राइस, तो Y को हटाकर ही लिखना है। कभी भी Y आता है उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो आपको Y को हटाकर लिखना होगा। अब अनिल भाई के दिमाग में आएगा, अरे यार तो ये बड़ी कठिन है यार, इंग्लिश बोलने से इतना चीज़ याद रखना है। अरे कुछ नहीं है, मात्र इसी में है। एक चीज़ को याद कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंग्लिश बोलने में, कोई भी टेंशन नहीं है, ये इसी में है, आपका जुबान पे वो चिपक जाएगा, ठीक है। चिंता मत करिए, आप मेरे साथ पढ़ रहे, हम आपके जुबान में चिपका के छोड़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया आपका। तो कभी भी याद रखिएगा, वाई अंतिम में है और उससे पहले कॉन्सोनेंट, यदि वावेल आ गया तो ये हो जाएगा, ये वाला लगा देना, और यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपको वाई को हटाकर, वाई को काटो,
और IS को चिपका दो। अब बात आता है कि तीसरा व्यक्ति के साथ आपने देखे होंगे जैसा TAKE टेक, और टेक को जब टेक लिखते ना तो टेक्स भी लिखते हैं। अब मेरे को बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ES होना चाहिए। ES के लिए अंतिम अक्षर OS X Z CH और SH होना चाहिए, ये इसका होना चाहिए। और S के लिए अंतिम अक्षर होना चाहिए, से होना चाहिए। और IS के लिए क्या बताया कि इसमें कॉन्सोनेंट होना चाहिए और अंतिम अक्षर I होना चाहिए, तो इसको हटाकर IS का प्रयोग, ये बताया। लेकिन यहाँ पर यदि मैं टेक लेता हूँ थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए, तीसरा व्यक्ति के लिए, याद रखिएगा तीसरा व्यक्ति का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टेक लिया, तो टेक में कुछ भी नहीं, फिर भी क्यों S लगाता है? हाँ, जब कभी कोई फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या बोलूँ, हाँ फॉर्मूला ही मानिए, यदि इसमें से दिया हुआ कोई भी मैच नहीं हो रहा है और कोई ऐसी क्रियाएं आपका थर्ड पर्सन के साथ आ गया तो मुझे लगाना है। मान लीजिए इसमें से कुछ मिल रहा है तो वो लगाना ही है, और यदि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो S लगाना ही है, माने लगेगा ही लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब प्रेजेंट सिंपल में आप अंग्रेजी में बात करेंगे, बच नहीं सकते, उसको लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है रणवीर सर, समझ गया? नहीं समझे? रणवीर सर समझ गया? दीक्षा मैडम समझे? हाँ सर। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अनिल भैया समझे? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर भैया। तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल का, यहाँ तक हम पहुँच पाए। और मैं आज इतने ही यहाँ तक हम प्रेजेंट सिंपल में पहुँच पाए, और इसे हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि टाइम तो चला गया है। सो टाइम टू टाइम हम पढ़ते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया ना तो आप इसे एक बार मुझे और बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूँगा। आप इसका वीडियो भी बने रहता है, आप इसका वीडियो भी देख सकते, दोबारा एक बार देख सकते, बार बार रिवाइज कर करके आगे पीछे करके आप इसे समझ सकते ना। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया, अच्छा बीज अच्छे ज़मीन पे बोया जाता है, चट्टान पे नहीं, और घर रेती पे नहीं, अच्छे चट्टान पे बनाया जाता है। तो दोनों समझ हमें होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जाते जाते मैं एक बात बताऊंगा, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, एजुकेशन इज़ ए एनर्जी, लाइफ इज़ ए लाइट। एजुकेशन इज़ ए एनर्जी, लाइफ इज़ ए लाइट, विदाउट एनर्जी वी कांट बर्न द लाइट। माने बिना शिक्षा के बिना हम अपने जीवन को रोशन नहीं कर सकते। एजुकेशन इज़ ए एनर्जी, एनर्जी होता है, और लाइफ जो होता है एल से, वो लाइट होता है। बिना आग का बिना आग कभी लाइट नहीं जला सकते। सो इसी बात के साथ हम यहाँ पर क्लास को समाप्त करते। कल हम मिलेंगे और पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया।